2023 के यूजीसी के पेपर को। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 8 ईयर प्लान पे। यहाँ पे कहा गया है कि एक 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा नीति का उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करना था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 8 ईयर प्लान है इसका पीरियड जो है 1992 से 97 है। इसका पीरियड जो है 1992 से 97 है। इस पीरियड में सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड आपका ग्लोबलाइजेशंस को प्रमोट करना था। यानी इस पीरियड में हमने अपने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ओपन किया और उदारीकरण, निजीकरण और गोवंशलीकरण की नीति को ऑप्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो पाए। इसी पर्पस को ध्यान में रख करके सरकार ने एलपीजी की पॉलिसी को लाया था। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम जो है निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वह हेल्थ हो, इंडस्ट्री हो या एजुकेशंस को प्रमोट करना हो। तो यहाँ पे जो हायर एजुकेशंस है, हायर एजुकेशंस में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने की बात की गई थी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। इसलिए इसका फर्स्ट आंसर, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट आंसर जो होगा वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हायर एजुकेशन। ये हमारा आंसर। चार्लोट डैनियल्सन की अध्यापन रूपरेखा में आयोजना यानी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्षेत्र के प्रमुख घटक के बारे में क्या इनका कहना है, क्या इनका थॉट है, उसको हम समझते हैं। इन्होंने एक बुक 2013 में लिखा था जिसका नाम था शिक्षण की रूपरेखा। शिक्षण की रूपरेखा, फ्रेमवर्क ऑफ टीचिंग, मूल्यांकन उपकरण। इस बुक के माध्यम से उन्होंने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात किया था, जिसमें कहा था उन्होंने कि शिक्षण जो एक इवॉल्विंग जो है इंस्ट्रूमेंट है, जो हमेशा उसमें विकास की एक प्रक्रिया है। अलग अलग टेक्निक्स इसके साथ जुड़ते रहते हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है और जो इसका जो आर्किटेक्चर है, जो इसकी वास्तुकला है, वो हमेशा सेम रहती है। जैसे कि इसके अंदर इन्होंने डोमेन को वर्ड यूज किया था, इसके अंदर उन्होंने एलिमेंट्स टर्म्स यूज किया था और उसके अंदर जो है उन्होंने कंपोनेंट्स यूज किया था। जो यानी जो टीचिंग के जो डोमेन होते हैं, जो उसके एलिमेंट होते हैं और उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है। इस बुक के माध्यम से उन्होंने यही कहने का कोशिश किया था। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए कि जो डोमेन है, डोमेन, एलिमेंट, कंपोनेंट्स, ये आपका रिमेन आपका क्या होता है, सेम रहता है। इसमें आप ज़्यादा चेंज नहीं लाते। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे यूजीसी ने बनाया है। वो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम। तो टीचिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपका प्रॉपर जो है फिजिकली आप स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। ये पॉइंट को इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। जब आप टीचिंग करते हैं तो डेफिनेटली सेटिंग इंस्ट्रूमेंटल आउटकम्स, अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण, यानी आप जब टीचिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक गोल होता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्या सिखाना है और कितना सिखाना है और किस तरह से सिखाना है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है आपके डोमेन का, टीचिंग के डोमेन का, कि आप आउटकम आपके माइंड में रहता है कि आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं और हमें ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट को क्या करना है, लर्न करवाना है, उसको सिखाना है। फिर सेकेंड है आपका डिजाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट, विद्यार्थी के मूल्यांकन का अविकल्प तैयार करना। ऑब्वियसली जब आप आउटकम का बात करते हैं, आउटकम आपका क्या आना चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है कि स्टूडेंट को, कि इस तरह से हमें जो है स्टूडेंट का असेसमेंट करना है
ओरली पूछना है या टेस्ट करना है। टेस्ट का भी हम लोग देखते हैं दो तरीका होता है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव तरीका होता है, दूसरा आपका रिटन तरीका होता है, या आप अभी हमने आपको बताया कि एक ओरल वे में होता है कि यानी आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते आप डिमांड कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ाया है उसका आपको क्या समझ में आया। यानी सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है कि टीचर बार बार ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो एग्जैक्टली कितना स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। इसलिए इन्होंने सेकेंड पॉइंट को अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल पॉइंट माना टीचिंग के लिए। सेकेंड है आपको डेफिनेटली, अगर आप जब तक असेसमेंट डिजाइन नहीं करेंगे किस तरह से पूछा जाए, कब पूछा जाए, तो आप प्रॉपर आउटकम नहीं ले सकते। यानी हम देखते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है उस आउटपुट को गेन करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट किया जाना चाहिए, ये आपका चार्लोट डैनियल्सन के माइंड में था। तो अब तीसरा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी, विषय वस्तु और शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रदर्शन। ऑब्वियसली जब आउटकम जानना चाहते हैं तो आपको अपने परफॉर्मेंस के लिए किस तरह से अपना टेक्निक्स को आप यूज़ करना है, आपको किस तरह से अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है, किस तरह से आपने वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है, या किस तरह से आपको कन्वर्सेशंस करना है, ताकि आप आपके पास जो नॉलेज है उसका, या जो आपके पास नॉलेज है या जो आपका तरीका है उसके माध्यम से किस तरह से आप अपने नॉलेज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी आपका चार्लोट डैनियल्सन का मानना है कि जब आउटकम लेना चाहते हैं तो आपको असेसमेंट माइंड में होना होता है, और असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जो है किस तरह से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, अपने नॉलेज का डेमोन्स्ट्रेटिंग किस तरह से करने जा रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका डोमेन का पार्ट होगा। एंड लास्ट जो ऑप्शन है आपका डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के ज्ञान का प्रदर्शन। ऑब्वियसली जब आप इसका वैलिड सोर्स बताते हैं कि इस तरह से यहाँ से इस पर्टिकुलर सोर्स से इसको लिया गया है, या सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, आप बताते हैं कि ये स्प्लिट PYQ में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो आप इसके माध्यम से टॉपिक को काफ़ी आसानी से आप इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका BCDE जो है ये आपका एक टीचिंग का एक बहुत ही एस्पेक्ट्स है, जबकि जो है आपका फिजिकल स्पेस इसको ये आपका स्ट्रक्चरल पार्ट्स है, इट्स नॉट ए टीचिंग पार्ट्स, ये टीचिंग का पार्ट्स नहीं है, इट्स ए स्ट्रक्चरल पार्ट्स। इसलिए आपका चार्लोट डैनियल्सन का मानना है कि हमारे टीचिंग के जो बेसिक्स हैं, टीचिंग के जो फंडामेंटल है, उसमें आपका चेंज नहीं आता है। वो हमेशा आपका अप्रोच जो होता है कि आप आउटकम आपके माइंड में होता है, स्टूडेंट को किस तरह से इंस्ट्रक्ट करना है, उसका डिजाइनिंग कैसे है, उसको किस तरह से उसकी असेसमेंट करनी है कि आप जो समझा रहे हो किस तरह से उनको समझ में आ रहा है, ये सारी माइंडसेट आपका रहता है, पहले से टीचर के माइंड में रहता है, मेकअप रहता है कि कैसे हम इसको ग्रिप में लाएंगे ताकि हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हो, डेमोन्स्ट्रेशंस जो है नॉलेज का किस तरह से हो, है ना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप सोर्स बताते हैं कि आपके पिछले साल में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आपके स्टूडेंट को और भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वह बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर समझने के लिए आप क्या होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व पाता है अपने आप को। अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट का, वो है हमारा नॉन डायरेक्टिव्स मॉडल्स जो है टीचिंग का नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स। सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपको समझाना चाहता है, उसको समझिएगा। तो जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स हैं, तो नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स जो है वो किस पे बेस्ड है, इसको आप समझने का कोशिश करते हैं। पांच क्वेश्चंस बता करके देंगे। नॉन डायरेक्टिव्स मॉडल्स जो है टीचिंग का नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स, सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स पे।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपको समझाना चाहता है, इसको समझिएगा। तो जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स हैं, तो नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स जो है वो किस पे बेस्ड है, इसको आप समझने का कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग यूजीसी नेट के तीसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे वो है नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग का। अब देखिए, बेसिक सम कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो नॉन डायरेक्टिव जो मॉडल है आपका टीचिंग का, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग का है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निर्देश, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जो देखिए दो वर्ड है, एक है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिव मॉडल्स में क्या होता है, हम इस टीचर जो है स्टूडेंट को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। टीचर जो है आप स्टूडेंट को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं, यानी उसको हर डायरेक्शन से स्टूडेंट को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से उसके स्टूडेंट के नर्सरिंग में डायरेक्टिव मॉडल्स में टीचर के डायरेक्शंस के अनुसार स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉपर कंट्रोल होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग का, अगर बात करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि स्टूडेंट्स का विल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी वो सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है। अगर स्टूडेंट जो है सीखना चाहता है तो आप बेसिक इंफॉर्मेशंस भी देंगे, तो सीखना चाहता है तो आप बेसिक इंफॉर्मेशंस भी देंगे तो आसानी से लर्न करना चाहेगा, क्योंकि वो उसका प्रॉपर स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा वो चीज़ों को उतना ज़्यादा लर्न करेगा। आप स्टूडेंट को कंपेल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते कि आप रोज आओ, पर्टिकुलरली आप जो है डेली आइए, टाइम पे आइए। जिसको सीखना होगा, स्टूडेंट आपको सीखना होगा तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा, उसका विल होगा। आप टीचर एक पार्टिसिपेटरी रोल प्ले करेंगे। आप जो है सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हैं, आप एक पार्टिसिपेशन का आप उसको गाइड कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग में क्या हो रहा है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टिव मॉडल्स में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉन डायरेक्टिव में कंट्रोल नहीं किया जाता है, सिर्फ क्या किया जाता है, गाइडलाइन दिया जाता है कि आप ऐसे पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, और आप बेसिक्स इंफॉर्मेशंस को, नॉलेज को क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, समझाते हैं। और स्टूडेंट जो है उसकी अपनी कैपेसिटी है, अपना उसका विलनेस है, उस कैपेसिटी और विलनेस को यूज कर करके स्टूडेंट क्या करता है, चीज़ों को ग्रिप में लाता है और चीज़ें उसके ग्रिप में आती है और वो चीज़ों पर बेहतर उसका कमांड हो पाता है। तो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव में बेसिक डिफरेंस है। डायरेक्टिव में कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल के साथ आप गाइड करते हैं, कंट्रोल के साथ आप गाइड करते हैं डायरेक्टिव में। जबकि नॉन डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग में आप सिर्फ क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, आप गाइडलाइन देते हैं। और स्टूडेंट का विलनेस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट को सीखने में। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे देखिए। अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निर्देश में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थी को प्रशिक्षित या विकसित किया जाता है। इन नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स ऑफ टीचिंग नर्चर्स स्टूडेंट्स rather than controlling the sequence of learning। ऑब्वियसली ये आपके स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाता है, सिर्फ आप उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल्स द रोल ऑफ टीचर इज दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर, यानी गाइडलाइन का, हु हैज ए काउंसलिंग रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट एंड गाइड्स देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये भी आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोनों क्या है, सही है।
तो जो आपके आपका नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स हैं और डायरेक्टिव मॉडल्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपके समझ गए और क्वेश्चंस भी आपको आसानी से सॉल्व करने का एबिलिटी डेवलप हुआ होगा आपके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका रेटिंग सिस्टम पे। तो आप रेटिंग सिस्टम पर देखिए, रेटिंग का जो है आपका रेटिंग पे एक प्रॉपर हमारा क्लास बना हुआ है, उस पर भी हम आपको समझाया गया कि क्या क्या उसके नॉर्म्स हैं। फिर आप यूजीसी के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। द रेटिंग सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलोड इन आइडिया डज नॉट टच द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। भारत में अपनाई गई उच्चतर शिक्षित संस्थानों की रेटिंग प्रणाली ऐसे संस्थानों की संस्थात्मक विविधता को स्पर्श नहीं करती है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? निगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि रेटिंग के बहुत सारे नॉर्म्स हैं। ये नॉर्म्स हमने आपको एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी ये ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है आपके रेटिंग का। एक एग्जांपल देते हैं। लॉ फैकल्टी, हमारी लॉ फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में 3 ब्रांच हैं, क्योंकि मैं लॉ फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे इसके 3 सेक्टर थे। कैंपस लॉ सेंटर है, लॉ सेंटर 1 था और लॉ सेंटर 2 था। अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास इसकी लॉ फैकल्टी के पास पहले प्रॉपर इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, इसकी स्ट्रक्चरल फैसिलिटी नहीं थी यहाँ पे। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी बीसीडी ने जो है बाद में क्या है, यहाँ के पास आउट स्टूडेंट का इनरोलमेंट करने से मना कर दिया कि आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कैसे टीच करेंगे? आपका प्रॉपर आउटकम नहीं है, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपका बच्चे का इनरोलमेंट नहीं लेंगे। तो बाद में हमने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है लॉ फैकल्टी के लिए एक न्यू बिल्डिंग, काफ़ी बड़ा और काफ़ी फैसिलिटी के साथ वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट की है। तो इसके आधार पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास आपका इंडिया के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। उसके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और इसके कारण बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उसके इनरोलमेंट को क्या किया, इनरोलमेंट लेने से मना कर दिया। तो अल्टीमेटली जो है स्ट्रक्चरल बनाया गया। इसलिए रेटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉर्म्स होगा संस्थानात्मक विविधता, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह है ना, अदर फैसिलिटीज़, ये सारी जो होनी चाहिए जो आज के डेट में रिक्वायर्ड है, वो तो मस्ट है। लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने नेगेटिव स्टेटमेंट यूज किया है, इसलिए हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है, ए यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक रेटिंग सिस्टम इज नॉट फेसिएबल इन इंडिया। एक सार्वभौमिक तथा संपूर्ण रेटिंग प्रणाली भारत में व्यवहार नहीं है। ऑब्वियसली जो हम देखते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी इनके यहाँ पे अप्रोच जो है हमारे पास ना तो प्रॉपर टेक्निक्स है, ना ही हमारे पास प्रॉपर कैपिटल है, ना तो हमारे पास तकनीक है, ना ही हमारे पास पूंजी संसाधन है, जिसके आधार पे हम लोग जो है जो वर्ल्ड क्लास जो रेटिंग है, जो यूनिवर्सल रेटिंग है, उसको फुलफिल कर पाए। इसलिए जो हमारा ये प्रैक्टिकल है, हम जैसे देखते हैं कि भारत में हमारे पास डीपीएस भी है और फंडामेंटल राइट भी है। अब डीपीएस में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसको अप्लाई करने के लिए टेक्निक्स और कैपिटल की जरूरत है, पूंजी और तकनीक दोनों की जरूरत है, जो भारत जैसे विकासशील देश के पास फिलहाल जो है सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं होती कि हम जो है यूनिवर्सल और होलिस्टिक रेटिंग को इंडिया में अप्लाई कर पाएँ। इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी आपका फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नहीं, ये रॉन्ग हो गया। आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। वो डीबी महोदय के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीबी महोदय ने जो इन्होंने एक आपका कॉन्सेप्ट है, हम लोग अलग से आपको देखेंगे जो हेलो फ्रेंड्स,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, वो डीवी के अधिगम दृष्टिकोण पे आधारित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीवी जो है, डीवी महोदय जो है अमेरिकन फिलोसफर हैं। डीवी जो है आपके अमेरिकन फिलोसफर और एजुकेटर हैं। तो इन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट रखा है लर्निंग के लिए, उनको पहले हम समझने का कोशिश करेंगे। तो जो डीवी महोदय का मानना है कि एजुकेशंस जो है, एजुकेशंस लाइफ को प्रिपेयर नहीं करता है, लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ को प्रिपरेशंस के लिए नहीं है कि आपका लाइफ कैसा होगा, इसमें मदद नहीं करता है। डीवी का अपना पर्सनल मानना है कि एजुकेशंस लाइफ को प्रिपेयर नहीं करती है, लाइफ नहीं बनाती नहीं है, बल्कि एजुकेशंस अपने आप में लाइफ है। एजुकेशंस अपने आप में लाइफ है, ठीक है। तो एजुकेशंस जो है अपने आप में लाइफ है। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो आप सेल्फ डिटर्मिनेशंस करते हैं, जो आपका आत्मनिर्णय होता है और जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी एजुकेशंस जो है लाइफ को बनाती नहीं है, बल्कि एजुकेशंस अपने आप में एक लाइफ है। Education involves and fosters self-determination, self-development, and participations in the common goods, enlightened by intelligent understanding and scientific spirit। यानी एजुकेशन का जो महत्व है, इसको इन्होंने डीवी ने बताया है कि जो आपके जो है किसी भी चीज़ को इंटेलिजेंटली समझने के लिए, आपको बेहतर तरीके से उसको समझने के लिए, उसको साइंटिफिक स्पिरिट से समझने के लिए, यानी आपको साइंटिफिकली आप उसको समझते हैं, उसमें आपको एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सेल्फ डिटर्मिनेशंस, आपके सेल्फ डेवलपमेंट, आपके चीज़ों को इंटेलेक्चुअली उसको समझना है, बौद्धिक स्तर पे उसको समझना है, साइंटिफिक स्पिरिट से उसको समझना है, इसमें जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एजुकेशन, ऐसा डीवी महोदय का मानना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डीवी एक अमेरिकन फिलोसफर भी है, ये फिलोसफर भी है और एजुकेटर भी है। तो इन्होंने एक एजुकेशन को एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखने का कोशिश किया है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखने का कोशिश किया, और इन्होंने कहा है कि एजुकेशंस जो है, एजुकेशंस इज नॉट प्रिपेयर फॉर लाइफ। एजुकेशंस लाइफ को तैयार नहीं करती है, बल्कि एजुकेशंस अपने आप में लाइफ है। एजुकेशंस इन्वॉल्व्स सेल्फ डिटर्मिनेशंस, सेल्फ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स, साइंटिफिक स्पिरिट्स एंड पार्टिसिपेशंस इन कॉमन गोल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉमन गोल। तो एजुकेशन जो है, कॉमन गोल जो है हमारा, जैसे मान लीजिए चाहे हम लोग जितने भी यहाँ पे यूजी नेट के स्टूडेंट हो, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसका कॉमन गोल क्या है? अपने नेशंस को डेवलप करना, नेशंस को डेवलप करना। यानी एजुकेशन हमें सेल्फ डिटरमाइन करती है, हमें हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चीज़ों को समझने में, इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करती है, साइंटिफिक स्पिरिट प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हम कॉमन गोल के लिए पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपने नेशंस को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो डीवी महोदय का मानना है कि जब तक हम पार्टिसिपेशंस नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों को, अपने नॉलेज को, स्पिरिट को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, हम प्रॉपर डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया गया है, डीवी के अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार अधिगमकर्ता को अपने ज्ञान का प्रदर्शन सृजनात्मक एवं सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? 100% आपके क्या होंगे? सहयोग, आपका सहयोग। क्योंकि जब तक आप जो है उसको
क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशंस के माध्यम से नहीं करेंगे। हमने बहुत बार, मेरा भी पर्सनल मानना है कि जैसे कोई भी आप यूजीसी करने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा थ्रू आउट मेरा मानना रहा है कि आप सब मिल करके अगर साथ में मिल करके काम करते हैं, 3-4 स्टूडेंट मिल करके एक साथ मिल करके काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपका ग्रोथ जो है ज़्यादा होगा, आपका ग्रोथ जो है ज़्यादा होगा, आप जो है ज़्यादा आउटपुट लेकर के आएंगे। ऐसा डीबी का भी मानना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं अपना जो फिलॉसफी मैं भी अपने क्लास में देता हूँ, जो हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा डीबी के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो यहाँ पे देखिए कि डीबी महोदय क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको। तो जो हमारा डीबी का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक सीरीज चलेगा जिसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सारे आपके मॉडल्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि एक क्वेश्चन आपके जो मॉडल बेस्ड आते हैं, क्योंकि हम लोग इतना डीप में पढ़ते नहीं है, यूजीसी का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा है नहीं, इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्रिएटिव एंड कोलैबोरेशंस का। देखिए, जैसे आप इंडिविजुअली अपने मेहनत को डबल करते हैं, सपोज आप अकेले हैं, अपने मेहनत को डबल करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 2A। बी अगर अपने मेहनत को करता है डबल तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 2B आएगा। लेकिन अगर हम लोग साथ मिल करके काम करते हैं, साथ मिल करके काम करते हैं, हमारा आउटपुट क्या आया, A² + B² + 2AB। यानी अगर आप 2A का इन द सेंस है यहाँ पे A कर लीजिए तो आपका A² हो जाएगा, अपनी एफिशिएंसी को डबल किए। B ने किया तो B यानी B² हो गया। यानी आप इतना ही आउटपुट ले सकते हैं अकेले। लेकिन अगर आप साथ में मिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर A² भी आया, B² भी आया, ये तो आ ही रहा है। साथ साथ ये जो आउटपुट आया ना, एक्स्ट्रा आउटपुट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आउटपुट है। अगर हम लोग साथ साथ कोलैबोरेट करके कोलैबोरेट करते हैं तो डेफिनेटली इससे हमारा सृजनात्मकता बढ़ता है और हम अपने ज्ञान का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और जैसे हमने आपको कहा कि अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, अभी आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप साथ 2-3 स्टूडेंट मिलकर के साथ में मिल करके काम कीजिए तो A + B + C का होल स्क्वायर भी वर्क करेगा। आप समझते हैं फार्मूला A + B + C का कितना ज़्यादा आउटपुट आएगा। तो इस माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो आपका एक बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा और बहुत आसानी से और कम समय में आप यूजीसी नेट को क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से मैं यूजीसी पढ़ा रहा हूँ और बहुत नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को इससे बेनिफिट मिला है। आई होप सो आप समझना चाहेंगे डीबी के कॉन्सेप्ट को। और बेसिकली मेरा भी यही मानना है कि आप इस तरह से आप इसको लेकर चलें। नेक्स्ट है जो पिगेट का है या पियाजे का कॉन्सेप्ट है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो जो पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके मॉडल्स को आप समझेंगे। उसके मॉडल्स में एक सिंपल सा एक लाइंस का उसके मॉडल से इन्होंने एक लाइन लिया है। यानी आप देख रहे हैं आप यूजीसी क्वेश्चंस जो है किस तरह से डिफिकल्ट बनाती जा रही है और आपको अब मॉडल्स में एक क्वेश्चंस के अंदर ही आपके 2 मॉडल्स को यूज किया जा रहा है। यानी आप प्रॉपर आपका सारे मॉडल्स क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर मॉडल्स को आपको समझने की ज़रूरत है, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसलिए आप प्रॉपरली वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और हमारा प्रॉपर जो क्लास चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 8920238662 के थ्रू। ये हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल होंगी और बहुत कम समय में आपको यूजीसी क्वालिफाई करने में मदद मिलेगा हमारे क्लास से, है ना। यहाँ पे डीबी के कॉन्सेप्ट को भी यूटिलाइज किया गया है और पियाजे को, जॉन पियाजे के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार अधिगमकर्ता की विकासात्मक अवस्था से स्वतंत्र होता है ना। तो यहाँ पे जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि जॉन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जॉन पियाजे जो कहते हैं कि जो है आपका नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ
डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लर्नर्स। आप देखिए, अब देखिए अधिगम जो है यानी लर्निंग जो है अधिगम करता है, यानी जो सीखने वाला है, सीखना और सीखने वाला कि विकासात्मक अवस्था से स्वतंत्र होता है। ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। डेफिनेटली जब आप डेवलपमेंटल स्टेज पे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज। अब याद दीजिए कि आपका जो लर्नर जो है लर्निंग के जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये इंडिपेंडेंट कभी हो नहीं सकता है। यहाँ पे फिलहाल समझने का कोशिश कीजिएगा। इस स्टेज में पियाजे का मानना है कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लर्निंग जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लर्निंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। यानी जो लर्निंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उसके लिए इन्होंने कहा एसिमुलेशन ज़रूरी है, यानी आत्मसातकरण करना ज़रूरी है, स्ट्रेसिंग करना ज़रूरी है। स्ट्रेसिंग का मतलब हो गया किसी खास विषय वस्तु पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत होती है, और आपके ब्रेन की कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है किसी चीज़ को सीखना। तो इसलिए जब आप स्वतंत्र होने की बात करते हैं तो स्वतंत्र होना आपका संभव नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब ये इन्वॉल्वमेंट होता रहता है, इन्वॉल्वमेंट है और इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के रूप में लर्निंग को बताते हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल स्टेज हो। तो डेवलपमेंटल स्टेज में उन्होंने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को शामिल रखा है, जिसमें सिमुलेशन, स्ट्रेसिंग और ब्रेन कैपेसिटी तीनों को इन्वॉल्व किया गया है। आत्मसातीकरण, किसी विषय वस्तु पर ज़्यादा जोर देना, और आपके जो आपका ब्रेन का कैपेसिटी होता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उस पर भी वैरी करता है। अभी आप डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं, डेवलप्ड हो नहीं चुके हैं, सिंपल सा फंडामेंटल। अभी आप डेवलपमेंटल स्टेज पे ही हैं, अभी आप डेवलप्ड हो नहीं चुके हैं। लाइक आप कोई भी स्टूडेंट, या जब मान लीजिए स्टूडेंट है एक टीचर के फॉर्म में आ जाता है, जब वो टीचिंग करना शुरू कर देता है तो भी उससे जो है आपको बहुत सारे सोर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है ताकि वो बेहतर टीच कर पाए, बेहतर आप अंडरस्टैंडिंग दे पाए अपने लिए भी और स्टूडेंट को बेहतर समझा पाए। इसलिए यह एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसलिए आपका स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? आपका गलत है, यानी इसमें ऑप्शन सी आंसर होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन को